हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू के पॉइंट से। आप लोग अगर स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आप किसी भी चीज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहां से डाउनलोड करने के बाद उसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान पूर्वक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, एब्जॉर्ब करना है जो जो बताऊंगा, और जहाँ पे मेन जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? अब मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा डिफिनेशन ये आप लोगों का है। सबसे पहले ये गुड जो है ये लार्ज आप लोगों का क्वांटिटीज होता है, जो कि पहले तो प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद फिर रॉ मटेरियल जो होता है ये मोर वैल्यूएबल होता है प्रोडक्ट के रूप में, इसी को मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए, एक आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पहले तो नहीं बना है, उससे पहले आप लोगों का रॉ मटेरियल ही होगा। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट का निर्माण करा गया है जिसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सबसे पहले अगर एक लकड़ी है तो लकड़ी को जब यहाँ पे इंडस्ट्री में, ये तो आप लोगों का इंडस्ट्री सेक्टर आ गया, जब इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है तो ये आप लोगों का लकड़ी से बन जाता है पेपर, और जब पेपर बनता है तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है। अब पहले लकड़ी था तो उसका वैल्यू कुछ था नहीं था, लेकिन उसको जब इंडस्ट्री में लेके गया तो इंडस्ट्री में उसका जब प्रोसेसिंग हुआ तो वो मोर वैल्यू हो गया, मोर आप लोगों का वैल्यू हो गया एज कंपेयर टू पेपर, मतलब पेपर को डिस्कवर करा गया। उसके बाद फिर अगर शुगर केन है तो शुगर केन को जब आप लोगों का इंडस्ट्री में लेके गया, इंडस्ट्री बना देता है शुगर, शुगर केन को शुगर यानी चीनी या फिर गुड़, तो उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है। इस कारण से आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जरूरतमंद होता है कि अगर कोई लकड़ी हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, आसपास आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो किसी ना किसी चीज से तो बना ही होगा ना। प्रोडक्ट जब बना है तो उससे पहले कोई रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लेके गया, उसके बाद फिर उसका क्वांटिटी क्वालिटी को चेक किया गया, उसके बाद उसको बनाया गया थ्रू द इंडस्ट्री, और जब उसको तैयार करा गया, जब मार्केट में आया तो उसका वैल्यू ज्यादा हो गया एज अ प्रोडक्ट। तो इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो होता है ना, ये आप लोगों का कंसीडर होता है बैकबोन होता है क्या, डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का ये आप लोगों का बैकबोन होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यहाँ पे अगर जनरली तौर पे देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काफी ज्यादा महत्व होता है। अब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है ये आप लोगों का रिड्यूस करता है हैवी डिपेंड्स ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे रिड्यूस करता है, काफी सारे जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब यहाँ पे इसी सेक्टर के थ्रू काफी ज्यादा जॉब को क्रिएट किया जाता है और जॉब को प्रोवाइड करा जाता है। तो ये तो आप लोगों का सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आ जाता है भाई। उसके बाद फिर देखते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में। इंडस्ट्री डेवलपमेंट देखें तो ये आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए या पॉवर्टी को हटाने के लिए एक कंट्री में, ठीक है। तो काफी ज्यादा महत्व है सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सब आप लिख के आएंगे। और ये जो होता है ये आप लोगों का गुड्स जो है एक्सपेंड जो है या ट्रेड जो है, जो ट्रेड करा जाता है कॉमर्स के बेस पे, ये आप लोगों का फॉरेन में जो एक्सचेंज करा जाता है इसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडिया में ये जो आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारे इंडिया में हर एक चीज का क्वालिटी क्वांटिटी चेक करके इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है, उसके बाद फिर उसको बना दिया जाता है। लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो फॉरेन से लाते हैं, किसके थ्रू, गुड्स को एक्सचेंज करके।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिए, चौथा में आप लोगों का यहाँ पे बताया जाता है काफी सारे जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं क्या? रॉ मटेरियल को। और रॉ मटेरियल को आप लोगों का वेराइटी ऑफ गुड्स बना दिया जाता है, उसको हायर वैल्यू बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए 20 रुपया का आप लोगों का आलू है यानी पोटैटो है, जब ये आप लोगों का इंडस्ट्री में जाएगा तो इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। अभी तो बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही होता है ना जिसका क्वालिटी क्वांटिटी देखते हैं, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, पहले रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उसके बाद उसको फॉर्म किया जाता है एज अ प्रोडक्ट, काफी ज्यादा वैल्यू हो जाता है उसका। इसी प्रकार से अगर कोई 20 रुपया का आलू है, जब उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके गया तो वहां पे आप लोगों का उसका प्रोसेसिंग हुआ और बनाने के बाद आप लोगों का चिप्स का पैकेट बना दिया, और वही चिप्स का पैकेट 250 रुपया में बिक रहा है। 20 रुपया का आलू से 250 का मुनाफा, इसी कारण से तो आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसी को तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को देखने से पहले एक और बात आप लोग समझिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, या फिर जो आप लोगों का इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर का जो फार्मर है, किसान है, या इंडस्ट्री का जो मालिक है, बिजनेसमैन है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अब कैसे है? सबसे पहले एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ना, ये आप लोगों का एक से लेकर के दोनों, यानी दोनों अदर हैंड अपने अपने तक सीमित है। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर जो है, इसी में आप लोगों का नेचुरल चीज उगता है। अगर सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा रहे तो अच्छे तरीके से फार्मिंग होता है, ठीक है। तो अगर फार्मिंग किया जाता है, तो अगर फार्मर के द्वारा फार्मिंग किया जाता है थ्रू द एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो इनसे मांगते हैं कि हमको ये दीजिए, तब हम उसका वैल्यू ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मर पोटैटो उगाता है तो ना इंडस्ट्री वाला लेके जाता है इसके थ्रू, तो दोनों यहाँ पे हैंड इन हैंड है ना। अगर कॉटन लिया जाता है तो ना यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है, कॉटन लिया जाता है तो प्रोवाइड करा जाता है किससे? फार्मर कॉटन उगाता है, आलू उगाता है, टमाटो उगाता है, तो अलग अलग उसका प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई करा जाता है काफी ज्यादा वैल्यू के साथ। और बदले में इसको क्या मिलता है? फार्मर को यही इंडस्ट्री वाले ट्रैक्टर भिजवाते हैं, या फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, बीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब जो काम है इंडस्ट्री का है, और एग्रीकल्चर वाले जो है उगा करके फसल उसको देते हैं और मार्केट में वो सप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सप्लाई करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद काफी ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट का बना देते हैं। तो दोनों हैंड इन हैंड अपने स्तर से सीमित है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आई बात समझ में? उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखें तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आता है। इसमें हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें कॉटन आ गया, या फिर वॉलन आ गया, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर और टी, ये सब चीजों से आप लोगों का इसको डिजाइन करा जाता है, ये बेस पे इंडस्ट्री को डेवलप करा जाता है। फिर हम देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें हम आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे मशीन जो टूल हो गया, यही सब का प्रयोग करा जाता है। दूसरा होता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, जैसे कि बेसिक ऑफ की इंडस्ट्री, इसमें क्या करा जाता है? ये आप लोगों का इस प्रकार का इंडस्ट्री है जो कि सप्लाई करता है प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जाता है, पहले मैन्युफैक्चर उसका किया जाता है, उसके बाद फिर गुड्स को भेजा जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब यहाँ पे ये सब जो है, ये तो आप लोगों का एक रॉ मटेरियल मिलता है ना, उसको पहले मैन्युफैक्चर करा जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप सोना देखते हैं, अलग अलग प्रकार का सोना आता है, अलग अलग प्रकार से उसका आभूषण बना दिया, या बिस्किट बना दिया सोना का या चांदी का। वो कैसे बनाया जाता है? वो आपका एक रॉ मटेरियल होता है पत्थर की तरह, उसको पहले मैन्युफैक्चर करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसके बाद फिर वो एज अ प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में जाता है, तब उसका वैल्यू काफी अधिक हो जाता है। पहले तो वो रॉ मटेरियल है ना,
अगर पहले ही एक आप यहाँ पे मिट्टी का टुकड़ा जा करके बेचिएगा तो कोई खरीदेगा नहीं ना, उसको पहले घिसा जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपेंसिव बनाया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उसका बिक्री होता है, तब लोग समझते हैं कि ये सोना है या डायमंड है। तो पहले वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके गया, इंडस्ट्री में लेके जाने के बाद वहां पे पूरा जो भी आप लोगों का प्रोसेसिंग है वो हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में सप्लाई करा गया और उसका दाम काफी ज्यादा बढ़ा। यही आप लोगों का कंडीशन है। उसके बाद फिर देखते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये आप लोगों का क्या होता है, इसमें गुड्स जो है ना ये डायरेक्ट यूज करा जाता है कंज्यूमर्स के लिए, जैसे कि शुगर हो गया या फिर आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का पेपर हो गया या आप लोगों का मशीन्स हो गया, इन सभी चीजों को। और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट आता है। कैपिटल इन्वेस्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आता है, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट अलाउ किया जाता है, जैसे कि ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल एरिया के रूप में। लेकिन इसमें आप लोगों का स्मॉल एरिया रहता है और इसमें आप लोगों का लेस एम्प्लॉइज रहता है, ठीक है, काफी सारा कम एम्प्लॉइज काम करने के लिए रहता है। लेकिन एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है जो कि मैक्सिमम इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलाउ इसमें है 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है एक लार्ज एरिया में आप अपना इंडस्ट्री को चला सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा अधिक एम्प्लॉइज होते हैं। तो इस प्रकार का आप लोगों का 3 टाइप से क्लासिफिकेशन है, और भी क्लासिफिकेशन आपका है। उसके बाद फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आता है, ये आप लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा ऑन करा जाता है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, जैसे कि आप लोगों का सेल हो गया या फिर बेल हो गया। उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आ गया, ये ऑन किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कि इसमें आप देखिएगा बजाज आ गया, ऑटो लिमिटेड या दाबार इंडस्ट्री आ गया, ये सभी। उसके बाद फिर ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री आता है, ये आप लोगों का ज्वाइंटली रन किया जाता है स्टेट और इंडिविजुअल के द्वारा। इसमें आप लोगों का ऑयल इंडिया आ जाता है, हर एक जगह इंडियन ऑयल देखते हो, इसी के अंदर आता है इंडियन ऑयल लिमिटेड। उसके बाद फिर देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ये आप लोगों का ऑन करा जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों के द्वारा, रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर हो गया या फिर बोथ हो गया, ये सब इसमें काम करते हैं। जैसे इसमें शुगर इंडस्ट्री हो गया, या स्पेशली आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, और कोकोनट इंडस्ट्री देखने को मिलेगा केरला में। तो इस प्रकार का कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करके बिजनेस करा जाता है। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब इसमें हेवनली इंडस्ट्री हमको देखने को मिलता है, लाइट इंडस्ट्री देखने को मिलता है। तो पहले ये यूज किया जाता है हैवी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस के तौर पे, जो भी हैवी गुड होता है उसको यूज करा जाता है, जैसे कि आयरन या स्टील हो गया। लाइट इंडस्ट्री को यूज करा जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे, जैसे कि आप लोगों का इसमें लाइट गुड हो गया जिसको प्रोड्यूस करा जाता है, सचा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुड इंडस्ट्री कह सकते हैं, ये आप लोगों का लाइट इंडस्ट्री आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल जो है ये उधर 3 हो गया, इधर 4 1 5 टोटल आप लोगों का इंडिया में सेटअप करा गया है इंडस्ट्री को। अलग अलग सबका टाइप आता है, अलग अलग तौर पे क्लासिफिकेशन करा गया है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो माइंड में बैठा लो क्या कि आप लोगों का कितना सारा इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करा गया है, किस प्रकार से स्पेशली इंडिया में सेटअप करके बिजनेस करा जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब यहाँ से सबसे पहले हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन मैंने 5 बताया उसमें अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर आता है, और वो सेक्टर में क्या क्या लोग करते हैं सो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क या वूलन या टेक्सटाइल, शुगर, ये सब जो है ना ये आप लोगों का इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। पहले ये कॉटन, जूट, सिल्क या फिर वूलन, शुगर, ये सब जो है ना ये पहले रॉ मटेरियल होता है। मैंने शुरुआत में बताया पहले रॉ मटेरियल फार्मर के पास, फार्मर देगा इंडस्ट्री वालों को, इंडस्ट्री में वो जाएगा तो इंडस्ट्री वाले उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद वो मार्केट में जाकर के मोर वैल्यू बनेगा एज अ प्रोडक्ट। उसी प्रकार से ये आप लोगों का एग्रीकल्चर में आता है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एग्रीकल्चर के तौर पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉटन का, जैसे एक फार्मर है, एक फार्मर जो है वो कॉटन का खेती करता है तो वो एग्रीकल्चर कर रहा है। अब एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि जो कॉटन है वो तो आप लोगों का नेचुरल तरीके से उगा है, आर्टिफिशियल तरीके से तो उगा नहीं है। तो वो जब उसका पौधा उगा है तो उसका जो आप लोगों का फल होता है उसको तोड़ा जाएगा, पहले उसको निकाल करके फार्मर के द्वारा
द्वारा रॉ मटेरियल ही दिया जाएगा, और रॉ मटेरियल जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा तब उसके बाद वो क्लॉथ बनेगा जो आप पहनते हो अलग अलग तरीके से, सिल्क के आधार पे या फिर वॉलन के आधार पे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो आप लोगों का है ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करता है। अब देखिए इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूट जो होता है सिग्निफिकेंटली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, और ये जो है आप लोगों का ओनली इंडस्ट्री जो है ये कंट्री में देखने को मिलेगा और सेल्फ रिलायंट होता है। अब कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, स्पेशली ये मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। अब कॉटन टेक्सटाइल जो है इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसे पूछ दिया जाएगा भाई कि बिफोर 18th सेंचुरी क्या है, आफ्टर 18th सेंचुरी क्या है, तो जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल में देखें ना तो ये आप लोगों का प्रोड्यूस होता है क्या, हैंड स्पिनिंग से, हैंड स्पिनिंग से ये प्रोड्यूस करा जाता है। हैंडलूम, जैसे कि पहले क्या होता था आप लोगों का बिफोर 18th सेंचुरी कॉटन टेक्सटाइल में महिलाओं के द्वारा अपने हाथों से इसको बुना जाता था या अपने हाथों से बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का डेवलप्ड हुआ 18th सेंचुरी के बाद आप लोगों का मशीन को डेवलप करा गया। पहले यूरोप में बना, यूरोप से अलग अलग भागों में सप्लाई करा गया, जैसे कि आपने सिल्क रूट में पढ़ा था ना, उसी प्रकार से तो पावर लूम आप लोगों का यूज करा गया। अब यहाँ पे द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है ये आप लोगों का एस्टैब्लिश करा गया मुंबई में 1854 में। तब तक आप लोगों का यहाँ पे ब्रिटिश का जमाना आ गया था, रूल कर रहा था वो इंडिया पे। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई आफ्टर द 18th सेंचुरी पहली बार मुंबई में कब सेटअप करा गया था क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो याद रखना टेक्सटाइल मिल पहली बार मुंबई में 1854 में सेटअप करा गया था। उसके बाद फिर हम यहीं पे इसी टॉपिक को आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अर्ली ईयर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये आप लोगों का काफी ज्यादा यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में आपको देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे एबिलिटी है, रॉ कॉटन का मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, और इसमें आप लोगों का काफी सारा फैसिलिटी भी है, उसमें लेबर है, मोस्ट आप लोगों का क्लाइमेट है, इस कारण से वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रोन होता है। अब ज्यादा से ज्यादा ग्रोन होगा, अच्छा नेचुरल क्लाइमेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा इनकम होगा। इस बेस पे कॉटन टेक्सटाइल में ही हम पढ़ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्री जो है ये आप लोगों का लिंक करता है एग्रीकल्चर से, उसके बाद प्रोवाइड करता है लिविंग फार्मर एंड वर्कर। अब देखिए जब लिविंग जो फार्मर है या वर्कर है उन्हीं के द्वारा तो उसको तैयार करा गया अपने खेत में, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उसको किया गया प्रोसेस, उसके बाद मार्केट में भेजा गया, मोर वैल्यू उसका हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ये आप लोगों का क्रिएटिंग किया जाता है, डिमांड के तौर पे सपोर्ट किया जाता है मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज पहले डाइनिंग उसका किया जाता है, फिर पेकिंग किया जाता है, फिर इंजीनियर जो है उस पर वर्क करते हैं। ऐसे ही कोई बिजनेस नहीं हो जाता है। अगर जीवन में कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको बहुत चीज त्यागना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। अब इसमें अगर कोई फार्मर है उसके द्वारा फसल लगा करके खूब ज्यादा मेहनत किया जाता है तब वो फसल ग्रोन होता है। अब यहाँ पे उससे खरीद के लेके जाएगा एक बिजनेसमैन अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसको लेके जाएगा एज अ रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल उसमें आएगा तो सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से डाइंग किया जाएगा, ठीक है, पहले उसको प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा हमको चाहिए। अब एक ही आदमी थोड़ी ना उतना कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री उसमें शामिल होता है। तो पहले डाइनिंग होगा, उसके बाद फिर एक पैकिंग करेगा, पैकिंग करने के बाद इंजीनियर उस पर वर्क करेंगे कि ये पहनने लायक है या नहीं है, हेल्थ के लिए कैसा है, कुछ यहाँ पे हो तो नहीं सकता है। जब ये मार्केट में जाएगा, जब पूरा प्रोसेस खत्म होता है तब एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में उसको रिलीज करा जाता है मार्केट में बिक्री करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रॉ कॉटन होता है जिससे आप लोगों का धागा भी बनाया जाता है, ठीक है, धागा भी बनाया जाता है। फिर जो आप लोगों का धागा होता है उससे क्लॉथ बनाया जाता है। पहले तो रॉ कॉटन से आप लोगों का यहाँ पे एक रॉ कॉटन है, एक रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन से सबसे पहले धागा बनाया जाएगा। अब धागा बनने के बाद वो आपका क्लॉथ बनेगा, डायरेक्ट कॉटन से थोड़ी ना आपका क्लॉथ बन जाएगा,
धागा पहले बनेगा तो आप लोगों का क्लॉथ बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग स्पिनिंग के बारे में। स्पेशली ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, गुजरात में, तमिलनाडु में, यहाँ पे हाईली आप लोगों का देखने को मिलेगा इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल काफी ज्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है भाई। जहाँ क्लाइमेट होगा वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रोन होगा, और ज्यादा से ज्यादा ग्रोन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा राज्य अपना तरक्की करेगा, इस प्रकार से। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं जूट टेक्सटाइल के बारे में। उधर मैंने जो बताया वो सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही है। आगे चल के रॉ बेस्ड इंडस्ट्री में भी हम लोग जाएंगे, अभी इसको पहले अपन निपटाते हैं। जूट टेक्सटाइल जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज अ रॉ जूट, और जूट जो है ये गुड और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसके बाद इंडिया जो है दूसरे नंबर पे लाई करता है। अब बांग्लादेश जो है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, सो सबसे पहले समझिए। बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था तो उस समय भारत का जो ईस्ट जो बांग्लादेश था, अभी तो वेस्ट हमारे पास है, ईस्ट वाला जो कट के उधर चल गया था, उसमें कई सारे जो पीपल थे वो ज्यादा से ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करते थे। इसी कारण से जब उसको काट करके अलग कर दिया गया तो वहां पे अधिक मात्रा में जूट वाले जो फार्मर थे उनका जमीन उधर चला गया, तो उधर अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिए, इसलिए से वो फर्स्ट नंबर पे एक्सपोर्टर बन गया है और हम सेकंड नंबर पे। लेकिन आज भी वेस्ट बंगाल में, अपना वेस्ट बंगाल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्टली जूट मिल जो है ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। हुगली रिवर वही आप लोगों का जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ब्रिज अभी तक नहीं टूटा है। रीजन इसका क्या है? इसका रीजन है जो जूट है इसका प्रोडक्शन एरिया काफी ज्यादा अधिक है भाई, और जो है ये इनएक्सपेंसिव होता है। वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है। जूट अगर रहेगा तो वाटर रहेगा, वाटर रहेगा तो जूट रहेगा, यानी जूट के बिना वाटर नहीं है, तो वाटर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। फिर गुड नेटवर्क है रेलवे का, और यहाँ पे देखने को मिलेगा वाटर जो है ये प्रोसेसिंग है रॉ जूट का, और चीप लेबर यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा जो अलग अलग यूपी बिहार के लोग जाते हैं वो मेहनत करते हैं, तो अलग अलग जो सेटअप रहता है वहाँ पे कम दामों में वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो चीप लेबर उनको मिल जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं कलकत्ता में स्पेशली अर्बन सेंटर प्रोवाइड करा जाता है फैसिलिटीज के लिए, तो इस प्रकार से जूट का जो है ना ये प्रोडक्शन करा जाता है स्पेशली वेस्ट बंगाल में। पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। मैंने बताया अगर जूट का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए वाटर लगेगा। वाटर कहाँ है? वहां पे। आसानी से नेटवर्क लाइन कहाँ है? वहां पे। रेलवे कहाँ है? वहां पे। इस कारण से वहां पे होता है, और उससे सटा ही अपना ईस्ट है, ईस्ट बांग्लादेश, जिसको काट करके इंडिया से अलग कर दिया गया, तो उसके पास जो फर्स्ट में आ जाता है और हम सेकंड में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट जूट मिल जो है ये सेटअप किया गया था कलकत्ता में 1855 में, ठीक है। रिसरा में आप लोगों का किया गया था कलकत्ता में, याद रखना 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे आप लोगों का यहाँ पे है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही शुगर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री क्या होता है? इंडिया जो है ना ये आप लोगों का सेकंड और वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का। अब शुगर जो है अगर हम लोग बात करें ऑक्यूपाई अगर करें तो फर्स्ट प्लेस जो है प्रोडक्शन के मामले में ये गुड़ और आप लोगों का यहाँ पे खांडसारी आ जाता है, ठीक है, गुड़ और खांडसारी। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्ना के रूप में। अब यहाँ पे इंडिया के बेस पे सबसे ज्यादा यूपी में आप लोगों का गन्ना उगाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड है आफ्टर चाइना। अब यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है ये गुड़ आ जाता है। अब देखिए रॉ मटेरियल जो है ये यूज करा जाता है इंडस्ट्री में बल्कि के लिए, उसके बाद फिर ये किया जाता है आप लोगों का कंटेंट रिड्यूस करा जाता है, उसको तैयार करा जाता है। 60% मिल जो है वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में ही सबसे ज्यादा गन्ना की खेती करी जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इस प्रकार से देखें तो रिसेंट ईयर में हमको देखने को मिलता है मिल जो है ना आप लोगों का ये साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट में स्पेशली महाराष्ट्र में काफी अच्छा जाता हमको टेंडेंसी देखने को मिला है मिल्स के बारे में। तो शुगर जो है इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हायर है और ये अच्छा क्लाइमेट है, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश शुगर के लिए अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा वहां पे आप लोगों का यहाँ पे सॉइल है, इसके कारण से ज्यादा शुगर केन का खेती किया जाता है और इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाता है आफ्टर चाइना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और अगर बात करें एक्सपोर्टर के बारे में तो काफी ज्यादा इंडिया इस पे तरक्की कर गया है शुगर केन के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना शुगर केन में इंडिया सबसे ज्यादा अधिक है।
उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड वाला जो था उससे अलग है, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये आप लोगों का बेसिक इंडस्ट्री है। अगर प्रोडक्शन और कंज्यूप्शन के बारे में बात करें तो स्टील जो है ना ये आप लोगों का क्या है, इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट के लिए काफी बड़ा स्रोत है। अगर आयरन और देखें कोकिंग कोयल, लाइम स्टोन, तो ये रिक्वायर करता है रेशियो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली 4:1। आयरन और स्टील जो है ये हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि ऑल जो रॉ मटेरियल है ये आप लोगों का फिनिश्ड गुड है, हैवी एंड बल्की, इसलिए हम इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट इसमें लगता है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलेगा, मैक्सिमम आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और आयरन इंडस्ट्री का छोटा प्लेट्यू रीजन ये कहाँ पे आता है आप लोगों का, ये आता है आप लोगों का झारखंड में, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का किस प्रकार से इंडस्ट्री है भाई, तो एल्यूमिनियम जो है ना ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के रूप में। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। ये लाइट के लिए या लाइट इरोजन के लिए, गुड कंडक्टर के लिए, ये मैलिएबल रहता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, अदर मेटल के रूप में ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर, जैसे एयरक्राफ्ट के लिए या फिर आप लोगों का अलग अलग वायर के लिए, इस प्रकार से आप लोगों का स्टील के लिए, इस प्रकार से स्टील नहीं एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है इस प्रकार के चीजों के लिए इसका उपयोग करा जाता है। फिर आगे आप लोगों का आता है प्रोसेस, किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करा जाता है एल्यूमिनियम को। तो 6 से 4 जो है आप लोगों का टन बॉक्साइट होता है, इसको 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अब एल्यूमिनियम जो होता है ना ये आप लोगों का प्लांट्स इन द कंट्री है जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगर अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक क्या देखें, यहाँ तक हमने देखा, पहले तो देखा जूट के बारे में, कॉटन के बारे में, फिर मिनरल में घुसा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं किसके बारे में, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री देखते हैं भाई। अब केमिकल इंडस्ट्री से कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंडस्ट्री जो है ये आप लोगों का इंडिया का फर्स्ट ग्रोइंग और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इंडिया के लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइवर्सिफाइंग है केमिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज है बहुत लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब यहाँ पे देखें तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना ये आप लोगों का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कैसे है सो समझिए, पहले इसके द्वारा एक केमिकल को तैयार किया जाता है, उसको प्लस करके दूसरा केमिकल को तैयार किया जाता है, उससे एक नया केमिकल बना दिया जाता है, फिर एक केमिकल लिया जाता है, फिर एक केमिकल लिया जाता है, उससे एक नया केमिकल बना दिया जाता है। अब जो नया केमिकल पहले और दूसरे में बनाया गया उसको जोड़ करके एक नया केमिकल बना दिया जाता है, इस प्रकार से इसका चलता रहता है। इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि ये इंडिया का फास्टर ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग है केमिकल इंडस्ट्री। अब ये जो है ना ये ग्रोथ के बेस पे काफी ज्यादा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर का रूप ले लेता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मिस मत करना। आगे पढ़ते हैं, इसी बेस पे आप लोगों का केमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है कि इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक में क्या आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए पहले। अब यहाँ पे आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें इंक्लूड है आप लोगों का सल्फर एसिड और नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, सोडा और आप लोगों का कॉस्टिक सोडा। अब ये यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के लिए, उसके बाद पेंट्स के लिए, ग्लास के लिए, उस सोप्स के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पेपर के लिए एटसेट्रा, ठीक है। क्या इनऑर्गेनिक केमिकल। अब यहाँ पे है सबसे पहले शीशा के लिए, या फिर आप लोगों का जो सॉप होता है उसके लिए, या फिर कोई पेंट्स हो गया उसके लिए, या पेपर हो गया उसके लिए, ठीक है, डिटर्जेंट हो गया उसके लिए। ये जो इंडस्ट्री है ये आप लोगों का विडली स्प्रेड है ओवर द कंट्री में। और ऑर्गेनिक केमिकल देखें तो ये आप लोगों का पेट्रोकेमिकल आता है, पेट्रोकेमिकल ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर के लिए, सिंथेटिक रबर के लिए, प्लास्टिक के लिए और डाई स्ट्रिप्स के लिए, ड्रग के लिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को आप यूरिया बोलते हैं। उसके बाद फिर इसका फर्टिलाइजर होता है फास्फोरस का और एमोनियम फास्फोरस का, DAP,
ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ये होता है, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अलग अलग देश में हमको देखने को मिलता है। देखिए इंडिया लेवल पे बात करें ना तो काफी ज्यादा इंडिया लेवल पे अलग देश से यानी फॉरेन से सप्लाई करा जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना अवेल नहीं है कि हम उसको बना सकें, तो हम यहाँ से कोई गुड्स को भेजते हैं तो वो भेजते होंगे या पैसा पे खरीदते होंगे, इस प्रकार से। तो फार्मर जो है एग्रीकल्चर के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा हायर प्रोडक्शन के लिए, हायर इनकम के लिए। पोटास का भी ये यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, पोटास के बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर पोटास जो है ये इंपोर्ट भी होता है। कंट्री जो है ये आप लोगों का एनी अलग अलग तरीके से कमर्शियली पोटास का यूज करा जाता है, पोटाशियम के तौर पे, कंपाउंड इन एनी फॉर्म। उसके बाद फिर देखते हैं पहले तो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था इन सभी चीजों का, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा गया था ना, उस टाइम पे काफी ज्यादा इंडस्ट्री बूस्ट किया गया और एक्सपेंडेड हुआ। ये स्पेशली आपको गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला में कंट्रीब्यूटेड होने देखा गया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के रूप में, ये सभी स्टेट में। तो याद रखना स्पेशली ये कौन करते हैं, फार्मर यूज करते हैं। ये बिल्डिंग बनाता है, हाउसेस बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, उसके बाद फिर ब्रिज बनाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आप लोगों का काफी ज्यादा बल्कि और हेवली रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन का यूज इसमें किया जाता है, या सिल्का का या जिप्सम का यूज करा जाता है। तब एक आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू सीमेंट को तैयार करा जाता है, और उसके बाद फिर कोई भी चीज को बनाया जाता है। आपका घर भी इसी से बनता है। तो अगर बात करें कोयल का या फिर इलेक्ट्रिक पावर का, तो काफी ज्यादा पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन में इसका, ठीक है। और फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो सेटअप करा गया था ये आप लोगों का चेन्नई में किया गया था 1904 में। उसके बाद फिर देखिए आप लोग, ये जो इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा आप लोगों का लोकेटेड प्लांट है गुजरात में। गुजरात में आपको ज्यादा ये देखने को मिलेगा। और गुजरात वाले जो हैं गल्फ कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुजरात और गल्फ कंट्री सटा हुआ है ना, तो वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी होता है थ्रू द जहाज, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। ये आप लोगों का चेन्नई में सबसे पहले। आगे अब आप लोगों का टॉपिक आ जाता है ऑटोमोबाइल्स का। यहाँ तक हमने हर एक कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। अब ये लास्ट है, इसके बाद फिर आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऑटोमोबाइल प्रोवाइड आ जाता है। ऑटोमोबाइल जो प्रोवाइड आ जाता है ये आप लोगों का क्विक ट्रांसपोर्ट गुड्स होता है, सर्विस होता है। ये इसमें आपको ट्रैक देखने को मिलेगा, कार देखने को मिलेगा, मोटरसाइकिल देखने को मिलेगा। तो ये सबको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इंडिया में और वेरियस कंट्री में सप्लाई कराया जाता है। इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है लिबरलाइजेशन फॉर्म में, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हेल्थी ग्रोथ इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री स्पेशली दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में देखने को मिलेगा। इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु सब जगह देखने को मिलेगा, बेंगलुरु। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे सेटअप करा जाता है सो समझो। इसमें स्पेशली आप लोगों का टेलीविजन आता है, स्पेशली इसमें टेलीफोन आता है, कैलकुलेटर आता है, रेडियो आता है, कंप्यूटर आता है। इन सभी का इसमें एक्सपोर्ट करा जाता है। स्पेशली ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और ये जो है ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, बड़ा मार्केट है ये। स्पेशली काफी ज्यादा बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का इंडस्ट्री जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ये कंपनी अपना इस्टेब्लिशमेंट दिखाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं आईटी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री पॉल्यूशन कैसा होता है और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसा होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको नोट करना भाई। वहां तक मैंने जो बताया वो इंडस्ट्री के बारे में बताया। अब इंडस्ट्री आपको उससे बाहर नहीं पढ़ना होगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये आप लोगों का ये होगा कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, क्या इंडस्ट्री के थ्रू पॉल्यूटेड होता है हमारा इन्वायरमेंट। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन जो होता है ना, ये आप लोगों का हाई पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा गैसेस फैलता है, इसी कारण से एयर पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के आधार पे अगर देखें हम एयरबोर्न में, तो पार्टिसिपेट आप लोगों का मटेरियल करता है, जैसे कि डस्ट होता है, अलग अलग तरीके से लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो फैलाया गया प्रदूषण होता है वो कहाँ पे फैलता है, एयर में फैलता है। तो उसी के थ्रू आप लोगों का एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अलग अलग लोगों के द्वारा देखिएगा इंडस्ट्री में हवा में आप लोगों का बहा दिया गया
जो गंदा सा केमिकल जो है उसको बहा दिया जाता है हवा में, तो हवा में जब वो फैलता है तो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है एयर का प्रॉब्लम, और उसी से लोग मरते हैं क्योंकि वो तो जहर होता है ना। इसलिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है इंडस्ट्री के लेवल पे, उनको सुधार करना चाहिए इस विषय में। और जो लोग स्मोक करते हैं तो उनको भी सुधार करना चाहिए, पहले तो वो अपना जान ले रहे हैं और दूसरा का भी। इस कारण से हमको देखने को मिलता है केमिकल या प्रॉपर फैक्टर के रूप में। उसके बाद फिर अलग अलग तौर पे हमको देखने को मिलता है एयर पॉल्यूशन जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। थर्मल पोल्यूशन देखने को मिलता है, इसमें जो हॉट वाटर होता है ना, ये आप लोगों का फैक्ट्री से या नॉर्मल प्लांट को क्या किया जाता है, रिवर में डाल दिया जाता है, पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमको वेस्ट मटेरियल भी देखने को मिलता है। जैसे कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर आप लोगों का वेपन है या जो प्रोडक्शन आप लोगों का फैसिलिटीज़ है उसमें आप लोगों का डाल दिया जाके हवा में फैला दिया या फिर पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, उससे बीमारियां ही फैलेगी ना। उसके बाद फिर सॉइल में, वाटर में पॉल्यूटेड हो जाता है। कोई कहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री लगाया है तो वो जो आप लोगों का सीमेंट बनाया जा रहा है वो आप लोगों का गिराया जा रहा है, बनाया जा रहा है सॉइल पे, तो सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो रहा है ना, वाटर का फर्टिलिटी खराब हो रहा है, कोई रिवर में छोड़ रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, वाटर पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड, सब पॉल्यूटेड। आगे देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन भी है, यानी कि इसमें हमको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा केसेस में कि जो ह्यूमंस होते हैं स्पेशली, उसमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे बुजुर्ग होते हैं वो स्पेशली नॉइज पॉल्यूशन को सहन नहीं कर पाते हैं, और जो यंग होते हैं वो भी, क्योंकि इसमें आप लोगों का अलग अलग तौर पे आ जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट बढ़ने का क्षमता, हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्री में अलार्म लगा रहता है, वो सब बजता है। जैसे आप लोगों का कोई कार है तो जैसे आप देखते हैं ना कि बुलेट है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोगों का फट 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 होता है, उसी प्रकार से अगर कोई आप लोगों का कार है तो उसमें भी होगा। जैसे अलग अलग तरीके से प्रदूषण हो रहा है काफ़ी मात्रा में। जो आप लोगों का ट्रेन चल रहा है वो जोर से आप लोगों का बजा रहा है सीटी। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें आप लोग डीजे भी देख लीजिएगा, जो शादी वगैरह में डीजे होता है उससे जो नॉइज पॉल्यूशन फैलाया जाता है उससे भी कई लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल फैलाते हैं और काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है रिवर गंदा हो जाता है, जिसके कारण से जो पीपल रिवर पे जिंदा हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न खड़ा हो जाता है। जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या करेगा, स्विमिंग पूल में नहाएगा ना, लेकिन गरीबों के लिए वो तो पानी पे ही निर्भर है। अब उसका पानी आप खराब कर दीजिएगा तो फिर किस प्रकार से आप जिएंगे वो लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ पे देखते हैं पेपर, पंप, केमिकल, टेक्सटाइल या डाइंग, पेट्रोल, ये सब आपको ज्यादा करके देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्री में फैलाया जाता है, अलग अलग तौर पे पॉल्यूटेड किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एसिड है, सॉल्ट है, हैवी मेटल है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो कि हमारे बॉडीज के लिए काफी ज्यादा लाभदायक नहीं है। अब यहीं से पूछा जाता है सीबीएसई में, कितना सारा रीजन तो आपने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन भी बताइए। क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बचाव के लिए? क्या इंडस्ट्री कर सकता है, क्या एग्रीकल्चर वाला फार्मर कर सकता है, क्या एक पीपल कर सकता है जिससे सब कुछ सुधार। अब यहाँ पे सब सजेशन हम देख सकते हैं ताकि कंट्रोल हो जाए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटिंग कर सकते हैं हॉट वाटर। अब यहाँ पे आप लोगों का रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड, पहले हम उसको ट्रीटिंग करेंगे, हॉट वाटर इफ्लुएंस करेंगे, उसके बाद फिर उसको डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, मिनिमम यूज कर सकते हैं वाटर का प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। मिनिमम जब यूज करेंगे तब तो शॉर्टेज नहीं होगा ना। उसके बाद फिर देखेंगे कि हार्वेस्टिंग करेंगे रेन वाटर का। उसके बाद फिर जो वाटर है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका यूज करेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मतलब समझे हो, रेनफॉल जो कि छत के ऊपर लगा दिया जाता है, वहां से पानी आएगा, टंका में भरेगा। अब यहाँ पे भाई आपने इंडस्ट्री में सेटअप करा तो एक ही पानी को बार बार रिन्यूड कर करके यूज कीजिए ना, उसी पानी को रिन्यूड करके बार बार यूज कीजिए, नया पानी लाने का क्या जरूरत है। उसके बाद फिर देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है इसको आप लोग रिसोर्स जो है उसको नीड के लिए यूज कर सकते हैं रेगुलेटरी, लीगली। हार्वेस्टिंग ऑफ मशीन्स को, जनरेटर को अच्छे तरीके से साइलेंस रख सकते हैं ताकि नॉइज पॉल्यूशन ना हो। और जो यहाँ पे जो एज अ वर्कर गरीब लोग, अब यहाँ पे फार्मर जो होता है, मतलब जो इंडस्ट्री होता है बड़ा बड़ा, उसमें तो गरीबी लोग ही काम करते हैं ना। तो स्पेशली जो यहाँ पे
काम करवाने वाले लोग हैं, मालिक जो है, वो क्या करवा सकते हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक एयर वर्ड दे सकते हैं कान में, ताकि उनको जो एयर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है वो उनको सुनाई ना दे। इससे कारण से वो बहरा हो सकते हैं, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, कई सारा कारण हो सकता है ना। इस कारण से ये सभी कुछ आप लोगों का फंडा है जो कि इन सभी चीजों से बचा सकते हैं, जो कि पहले वाले पेज पे हमने पढ़ा, बट ऐसा किया नहीं जाता है, स्पेशली इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। तो इस तौर पे आप लोगों का टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों का ये रहने वाला है। एग्जाम व्यू के पॉइंट से बात करें ना तो कई ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए मैंने अभी तक अगर आप साइंस, SST या फिर मैथ्स के लिए स्पेशली क्लास लेना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सबका नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। जा करके अपना नोट्स ले सकते हैं, जा करके पूरा लेक्चर देख करके अच्छे तरीके से सब टॉपिक को समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट से पूछिएगा जरूर, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो बस इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।